डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीजें हम जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। EVM और VVPAT का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से EVM और VVPAT निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि EVM और VVPAT में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वो स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से यह भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि EVM में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं
जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग जरूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़े। और खास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Can we start with the question and answer? Yes, please. As I already informed, we'll be taking questions in groups of 5 and then sir will be answering. Another request is kindly the question should be asked only relating to the Bihar Assembly elections. Yes. सर, मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम से। इधर सर, जब वोटिंग होती है तो लास्ट में एक इशू आता है हमेशा कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता है। कई बार दाल आरोप लगाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो क्या इसका कोई सर टाइम लिमिट बनाएंगे कि वोटिंग खत्म होने के बाद इस समय तक ये फाइनल हो जाएगा? एंड सेकंड, क्या SIR पैन इंडिया शुरू करेंगे या सर इसमें अभी कुछ समय है? धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं न्यूज़ नेशन से सर मोहित दुबे हूँ। सर, आपने बिहार को लेके अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार SIR को लेकर सवाल उठाती रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। एक और आप SIR बिहार में करवा रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा वहां पे उठा रहे थे और आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? यहाँ तक तेजस्वी यादव बार-बार, राहुल गांधी बार-बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए। क्या जवाब देंगे आप? So, Arunima from CNN News 18. So the SIR process has ended here. But is there any data point available as to how many illegal immigrants were detected at the end of the SIR process? सर, रमन फ्रॉम न्यूज 24। आपने 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया बिहार चुनाव के लिए। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव आया था कि 1 फेज में करवाया जाए, उसमें क्या दिक्कत थी? और एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है कि घुसपैठिए के बारे में अभी तक कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने घुसपैठिए आपको मिले। सर, मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। सर, मैं इधर हूँ, पीयूष पांडे TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल सोशल मीडिया और AI के जो ब्यूटिफिकेटेड जो वीडियोस आते हैं उनको लेकर के है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था। क्या इसको लेकर के कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? चूंकि बड़े पैमाने पर ऐसा किया जाता है और अनजान होते हैं लोग, वो इसके झांसे में भी आ जाते हैं। तो इस बारे में आप अगर पूरी जानकारी दें। We'll take the next round later. I'll request sir to answer this question. सबसे पहले वोटर टर्नआउट का विषय ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि हर 2 घंटे पर जो 10 या 12 बूथों के ऊपर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फ़ोन पर डेटा लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को देते थे और रिटर्निंग ऑफिसर उनको वोटर टर्नआउट ऐप में भरते थे। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी
नॉन इंस्ट्रक्शन बेस्ड एक आम जनता की सहूलियत के लिए एक आंकड़ा दिया जाता है। तो 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 5 बजे के बाद चूंकि मतदान खत्म होना होता है 6 बजे, तो कई बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये डेटा नहीं दे पाते थे, बिकॉज अगर क्यू लगी हुई है और या उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं, तो वो फिर डेटा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने कलेक्शन सेंटर पे जब ईवीएम जमा कर देते थे तो उसके बाद दे पाते थे। तो इसलिए कई बार कुछ लोग इस मुद्दे को उठाते थे कि साहब 5 बजे जो है इतना प्रतिशत था और रात को 11 बजे इतना हो गया। कई जगह ऐसा भी हो जाता था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लौट के आने में रात के 12 भी बज जाते थे, और कई बार वो चूंकि रात इतनी हो जाती है तो उस समय कई बार सुबह डेटा भरता था। सत्य अवस्था ये है कि हर पोलिंग बूथ पर जितने वोट पड़े वो मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C के तौर पर हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को दे दिए जाते हैं। डेटा एंट्री में पहले इतना समय लगता है। अभी हाल ही में जो पहले 3-4 बाई इलेक्शंस हुए, उसमें हम लोगों ने इस भ्रम को भी हटाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू, अर्थात मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होंगे उनको तो 17C दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय जो ECI नेट के अंदर जो VTR की नई ऐप होगी उसमें वो आंकड़े भर देंगे, और भरने के बाद कुछ जगह ऐसा होता तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अब सवाल जवाबों का जो सिलसिला चालू हो चुका है, और 6 और 11 तारीख जो नवंबर की तय की गई है, जब 2 चरणों में बिहार चुनाव संपन्न होगा और 14 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन कैसा पूरा समीकरण दिखाई दे रहा है, चलिए समझेंगे। हमारे साथ अजय त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस के जुड़ चुके हैं। अजय जी, ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, क्या ये समझे कि इन्हीं तारीखों का इंतजार किया जा रहा है कि नवंबर में इन्हीं लगभग जो बताया जा रहा है तारीखें यही होंगी, और इसके लगभग ही इंतजार किया जा रहा था, वही तारीखें अनाउंस की गई है 6 और 11 तारीख और 2 चरणों में चुनाव। क्या राजनीतिक दलों के लिए ये समझ सकते हैं कि एक तरह से मांग की जा रही थी कि एक चरण में ही पूरा बिहार चुनाव संपन्न कराया जाए, लेकिन 2 चरणों में इसका ऐलान किया गया है? नहीं, देखिए, बिहार थोड़ा सा इलाका बड़ा कंजेस्टेड है। बिहार में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत दूरस्थ इलाके हैं, और कई जगह पर तमाम समस्याएं होती हैं। इसलिए बिहार जैसे राज्य में दो फेज में चुनाव कराना ही पड़ता है। पिछली बार चूंकि कोरोना के समय में हुआ था 3 फेज में हुआ था, लेकिन इस बार 2 फेज में कर रहे हैं, और 14 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगी, शाम तक रिजल्ट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही थी कि चूंकि 29 नवंबर को बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, उसके 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके पहले चुनाव होना था, उसको नोटिफिकेशन आना था। अब चूंकि 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे संयम, तो उसका जो नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद सरकार का गठन की प्रक्रिया होगी। लेकिन विधानसभा के गठन का नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद एक तकनीकी दिक्कत जो आ सकती थी कि 29 नवंबर के पहले किसी हालत में चुनाव हो जाना चाहिए, वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक दल है वो पूरी तैयारी में, तो उनको प्रतीक्षा थी लंबे समय से, लगभग 6 महीने से लगातार प्रयास चल रहा था। वहाँ पर राजनीतिक कवायद चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी और जो वहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी है, दोनों का मिलकर सरकार चल रही थी ZDU के साथ। तो और इधर RJD और इंडिया गठबंधन में जो दल हैं, RJD हो या कांग्रेस हो या बाकी लोग हैं, वो लोग मिलकर काम कर रहे थे। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तमाम घोषणा कर चुके थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए, वो सारी घोषणा कर चुके हैं नीतीश कुमार जी, और प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच की बैठकें हो चुकी हैं। यानी पॉलिटिकल कवायद पूरी हो चुकी थी और सबको इंतजार था तारीखों का, और तारीखें अब ऐलान हो गई हैं। स्वाभाविक रूप से बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बिहार सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक दिशा राजनीति की तय करता है। वहाँ का चुनाव बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जिले होते हैं, ऐसे राज्य हैं 3-4 जो राज्य पूरे देश की एक राजनीतिक दिशा को तय करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिहार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अजय जी, एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो 6 महीने प्रचार चला, इस दौरान ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे जिसमें चुनाव आयोग को खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। सबसे पहले तो वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, जिसके बाद से बिहार चुनाव में SIR पर सवाल उठने लगे थे। आखिरकार सवाल उठने के बावजूद भी SIR की प्रक्रिया पूर्ण की गई और आंकड़ा बढ़ गया है
69 लाख वोटों को बताया गया काटे गए हैं। तो ऐसे में जो विश्वसनीयता पर सवाल था उसको लेकर अभी भी क्या कांग्रेस आश्वस्त होगी या फिर अभी भी सवाल खड़े किए जाएंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, जिस तरह की वर्किंग हुई उस पर सवाल खड़े होना। मैंने भी बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की जो भारत वर्ष के निर्वाचन आयोग के चीफ कमिश्नर थे ओपी रावत साहब, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि एसआईआर होना कहीं गलत नहीं, एसआईआर एक सिस्टम है, लेकिन एसआईआर की टाइमिंग्स ऐसी टाइमिंग जो चुनाव ठीक नज़दीक हो, चुनाव सिर पर आ जाए तब एसआईआर करना गलत है, क्योंकि उससे बहुत सारी तकनीकी खामियाँ होती है। लेकिन चुनाव एक अपना काम करने का तरीका होता है। ज्ञानेश कुमार का एक काफ़ी पुराने IAS अफसर रहे हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने भी कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम एक्सप्लेनेशन दी हैं, तमाम बातें की हैं, लेकिन ये तय है कि एसआईआर के बाद जब भी जो भी रिजल्ट आ गया है वो फाइनल वोटर लिस्ट बन गई है। लेकिन ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी या जो आरजेडी के लोग हैं वो आरोप लगाते रहेंगे और ये आरोपों का सिलसिला जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। अगर इसमें बाय द वे इंडिया गठबंधन बैकफुट पर जाती है और एनडीए एक बार फिर से उभर कर सामने आता है तो उनको मौका मिल जाएगा। एसआईआर मुद्दा बना रहेगा। तो एसआईआर अगर वो सब कुछ हो जाए उसके बाद भी एसआईआर लगातार बना रहेगा, क्योंकि वोट काटने का जो प्लान एक इसने कांग्रेस ने चलाया है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हिंदुस्तान के, वो घूम रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो मुद्दा बना रहेगा। सर अजय जी, इन तारीखों का ऐलान जो किया जा रहा था, हम इंतजार भी कर रहे थे काफी दिन से कि क्या कुछ अब रहने वाला है। 6 और 11 तारीख की जो दो तारीख तय की गई है और बिहार का वोटर हमने देखा सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रवास पर रहता है, वो दूर दराज में नौकरी करते हैं और जैसे ही अब वो दिवाली और छठ के टाइम पे घर पहुंचेंगे तो एक तरह से कहा जाए कुछ सहूलियत अब मिलेगी कि घर पर रहते वक्त ही वो वोट डाल सकेंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक और लंबे टाइम के लिए प्रवास पर रहता बिहार का वोटर। देखिए, बिहार और छत्तीसगढ़ दो राज्य ऐसे हैं जहां सर की जो वो वोटर, आम वोटर जिसे कह सकते हैं, आम मतदाता, वो चूंकि बाहर व्यवसाय करता है, मजदूरी करता है, तमाम धंधे करता है, तो बिहार का बड़ा मतदाता वर्ग जो एक आम मतदाता होता है, गांव का मतदाता, कस्बाई मतदाता, जो वास्तव में वोट डालता है वो बिहार से बाहर रहता है। निश्चित रूप से आपकी बात है, वो कई बहुत से लोग दिल्ली में काम करते हैं, बहुत से लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। लेकिन छठ एक, चुनाव आयोग ने टाइम बहुत अच्छा चुना है। छठ एक ऐसा त्यौहार है, भले ही व्यक्ति दीपावली पर, दशहरे पर या राखी पर न घर पहुंच पाए, लेकिन छठ पर बिहार का या नॉर्थ इंडिया का हर आदमी अपने घर पहुंचता है और 2 दिन 4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेके पहुंचता है। तो ऐसे समय में चुनाव छठ के तुरंत बाद होने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक मौका उन लोगों को मिलेगा जो बिहार के रहने वाले लेकिन बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि वे छुट्टी लेकर के त्यौहार मनाने जाएंगे और उस समय अगर वोटिंग का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से सभी लोग वोट डाल पाएंगे। बिल्कुल, एक बड़ी सहूलियत ये कह सकते हैं बिहारियों को मिल गई है चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी इस खास जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा ऐलान किया तारीखों का। 6 और 11 तारीख, 6 और 11 नवंबर, ये 2 तारीख है। 2 चरणों में बिहार चुनाव संपन्न होगा। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी अब सत्ता में वास करने वाली है। और चलिए इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।